आपके अपने अनु एजुकेशनल वीडियो चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को हल करेंगे। जो है उसका आंसर हम लोग निकालेंगे। जो यूपी बोर्ड की परीक्षा में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रश्न आए हुए हैं इस वास्तविक संख्या नामक चैप्टर से, इसमें से करीब जो है हमने 18 क्वेश्चनों का संग्रह किया है जो आपके यूपी बोर्ड के पेपर में आया हुआ है। और इसमें ये ऑब्जेक्टिव टाइप के जो हैं वो एक एक नंबर के प्रश्न हैं और इसके अलावा जो है 2-2 नंबर के प्रश्न इसमें है। तो लगभग जो है 3 से लेके 4 नंबर तक के प्रश्न जो है इस चैप्टर से बनते हैं आपके यूपी बोर्ड में। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आप पूछे जाएंगे जिस टाइप का हमने जो है लिया है, लगभग इसी तरह के होंगे। इसलिए इसको बहुत अच्छी तरीके से जो है आप लोग ध्यान से देखिए कि किस तरह से सॉल्व किया जा रहा है। कुछ प्रश्न तो ऐसे हैं जो कई साल लगातार पूछे गए हैं, जैसे ये 2019, 21, 22 3 साल लगातार पूछा गया है। तो इसको हम एक एक करके इसका हल आप लोगों को कराएंगे। तो इतिहास देखते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है, किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। ये आपका प्रश्न आया है यूपी बोर्ड में 2019, 21 और 22 में। 3 साल लगातार पूछा है इसमें। तो इसका जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, p, p+1, 2p और 2p+1, जिसमें से इसका आंसर होगा 2p+1। क्यों? क्योंकि हम पहले ही जो है इस चैप्टर को जो हमने पढ़ाया तो उसमें हम लोग देख चुके हैं, कई जगह देख चुके हैं कि धनात्मक समपूर्णांक का जो रूप होता है वो 2p होता है और धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप जो है 2p+1 होता है। तो इसलिए अगर धनात्मक विषम पूर्णांक पूछेगा तो 2p+1 इसको याद कर लीजिए, और धनात्मक समपूर्णांक का रूप पूछेगा तो 2p हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे p की वैल्यू जो है, p की जो वैल्यू है वो धनात्मक पूर्णांक, तो इसमें जो है अगर वैल्यू रख दी जाए 2p में p की वैल्यू अगर रख दें हम तो 2 और p की वैल्यू अगर 1 रख दें तो 2 × 2 मिलेगा। तो ये भी क्या मिलेगा? सम ही मिलेगा। अगर 2 रख दी जाए तो भी 2 दूनी 4, ये भी सम मिलेगा। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि हमने विषम संख्या रखी 1 तब भी हमको जो है सम संख्या मिली, और हम सम संख्या 2 रख रहे हैं तब भी जो है p की वैल्यू 2 रख रहे हैं तब भी हमको सम संख्या मिली। इसलिए धनात्मक सम पूर्णांक जो है इसका क्या होगा? 2p के रूप में होगा। इसी तरह धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप देखते हैं हम लोग, 2p+1। तो इसमें जब हम मान रखेंगे 2 × p का मान 1 रख दिए +1, तो ये आएगा 2 × 2 आ गया और +1 आ गया, यानी 3 आ गया। तो ये 3 आया तो विषम आया, विषम। तो इसलिए जो है, और सम भी रख दें अगर इसमें p की वैल्यू 2 रख दिया जाए तो 2 दूनी 4 आएगा और +1 यानी 5 आएगा, तब भी विषम आएगा। इसलिए धनात्मक विषम पूर्णांक का जो रूप होगा वो 2p+1 होता है और धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा वो 2p होता है। तो बच्चों यहाँ पे ये ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन 2p+1। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक, आगे देखते हैं बच्चों, आगे देखेंगे, का समपूर्णांक का रूप होगा। अभी पीछे जो है धनात्मक विषम पूर्णांक पूछा था
का रूप, और यहाँ पे समपूर्णांक, जो कि दोनों हम पीछे बता चुके हैं कि समपूर्णांक का क्या होगा 2q, पीछे बताए हैं कि 2p निकाल करके बताए हैं। ये 2021 और 2022 में लगातार 2 साल पूछा गया था, तो इसको बहुत ही ध्यान से आप देख लें। तो आगे देखते हैं बच्चों, तीसरा क्वेश्चन है, ये 15, 18 और 24 का लघुत्तम समापवर्तक है। ये 2020 में पूछा गया था। इसके 4 विकल्प हैं, तो इसको निकालने के लिए पहले 15 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 3 पचे 15, 5 एक नम 5। 18 का करेंगे 2 नवा 18 और 3 त्रिका 9 और 3 एक नम 3। इसी तरह 24 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 एक नम 2, 2 दूनी 4, 2 छके 12 और 2 तीन 6 और 3 एक नम 3। तो इस तरह से इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। 15 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुणे 5 होगा। 18 का, चूँकि 18 का 3 गुणे 3 गुणे 2 है, तो 3 2 बार आया है, तो 3 पे पावर 2 गुणे 2। इसी तरह से 24 का हो जाएगा, 2 3 बार आया है, तो 2 पावर 3 और 3, तो 24 का हो जाएगा 3 गुणे 2 पावर 3। तो ये अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इसका लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालेंगे। इसको निकालने के लिए 15, 18 और 24 का लघुत्तम समापवर्तक बराबर हो जाएगा। इसको यहाँ से हम देखेंगे कि तीनों जो गुणनखंड हमने किया है, ये अभाज्य गुणनखंड, इसमें देखते हैं कि जो सब में हो, जैसे 3 सब में है, सब में हो और इसकी अधिकतम घात किस में है, तो 3 पे 2 घात ये अधिकतम घात है, तो इसको लिख लेते हैं। इसके बाद जो अब ये 2 जो है दोनों में है, तो इसकी अधिकतम घात 2 है, 2 पे पावर 3, तो ये लिख लेते हैं। और जो न हो किसी में, सब में न हो, उसको भी लिख लेते हैं गुणा करके, तो गुणे 5। तो ये सब सारी चीज़ें लिख लेंगे। इसके बाद ये आ जाएगा 3 पावर 2 मतलब 3 त्रिका 9, और 2 पावर 3 का मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और गुणे 5, तो 8 पंचे 40 और गुणे 9, तो 9 चौके 36, 360। ये इतना आया, ये लघुत्तम समापवर्तक इसका ये आया। तो ऑप्शन चौथा सही है बच्चों, यहाँ पे देख लीजिए, चौथा ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन दिया है HCF 252 और 594 का, ये 2 संख्याएं हैं, इसका 18 होगा। ज्ञात कीजिए LCM 252 और 594 का कितना होगा। ये 2022 में पूछा गया है बच्चों। तो इसका हो जाएगा, हम जानते हैं कि प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या, ये फार्मूला हम जानते हैं पहले से, बराबर HCF गुणे LCM। तो यहाँ पे प्रथम संख्या है 252, द्वितीय संख्या है 594 और HCF दिया हुआ है 18, LCM निकालना है। तो LCM बराबर हो जाएगा, ये 252 और गुणे 594 यहीं रख देते हैं, और ये 18 यहाँ गुणा है, तो जब बराबर के इधर जाएगा तो ये भाग लग जाएगा 18 से इसमें, तो काट देंगे इसको, 2 से काटेंगे, 2 नवा 18, 2 से ऊपर काट देंगे, 2 एक नम 2, 2 दूनी 4, तो 1 बचेगा 12, 2 छके 12। फिर यहाँ पे 3 से काट देंगे, 3 त्रिका 9, 3 से ऊपर भी काट देंगे, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, फिर 3 से इसको काटेंगे, 3 एक नम 3 और 3 एक नम 3 और 3 चौके 12, 14 आ जाएगा यहाँ पे। अब इस 14 से 594 में गुणा कर देंगे। यहाँ देखिए बच्चों, गुणा किया है हमने, 594 में 14 गुणा करेंगे तो आएगा 8316। ये गुणा यहाँ आप लोग कर लीजिएगा। तो LCM क्या निकलेगा, 14 गुणे 594 बराबर जो है 8316, ये इसका LCM निकल जाएगा। तो ये आंसर जो है हो जाएगा, ये C वाला आंसर हो जाएगा, ये आंसर आएगा। चलिए बच्चों आगे देखते हैं हम लोग।
अगला क्वेश्चन है, दिया गया है लघुत्तम समापवर्तक 132 और 288 का 31,068, तो महत्तम समापवर्तक 132 और 288 का है, कितना होगा ये पूछा है। लघुत्तम समापवर्तक दिया है, महत्तम समापवर्तक पूछा है, और पहले वाले प्रश्न में महत्तम समापवर्तक दिया था, लघुत्तम समापवर्तक पूछा था। तो ये आया है 2022 में, तो वही फार्मूला लगेगा पीछे वाला कि हम जानते हैं कि प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर लघुत्तम समापवर्तक गुणे महत्तम समापवर्तक। तो जो दिया है उसको लिख दीजिए। प्रथम संख्या दिया 132 लिख देंगे, गुणे 288 द्वितीय संख्या बराबर लघुत्तम समापवर्तक दिया है 3,168, ये लिख देंगे, गुणे महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक यहीं रहने देंगे और 3,168 को इसके बराबर के इस पार ले जाएंगे। तो 132 गुणे 288 बटे 3,168। अब इसको हम काट देंगे बच्चों, यहाँ पे इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 एकनम 2 बचा 1 11, 2 पंचे 10 बचा 1 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, ये हो जाएगा। 2 से ऊपर इसको काट देंगे तो 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, ये कट गया। फिर ये मिला हमको, इसको भी 2 से काटेंगे तो 2 सत्ते 14, 2 नवा 18, चूँकि 1 बचा था यहाँ से, तो और 2 दूनी 4, ये हो जाएगा। फिर 66 को 2 से काट देंगे, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6। फिर इसको जो है काटेंगे 2 से, फिर काटेंगे 2 दूनी 4, 2 छक्के 3 दूनी 6, 3 से काटेंगे इसको, 3 दूनी 6 और 3 छंग 18 और 3 चौके 12, और इसको भी काट देंगे हम, 3 एकनम 3, 3 एकनम 3। अब आ जाएगा, अभी 11 से इसको काटेंगे, 11 एकनम में 11 और 11 से इसको काटेंगे तो 11 दूनी 22 बचा 4, 44, 11 चौके 44, 24 आ गया यहाँ पे। अब इसके बाद 24 से इसको काटेंगे, 24 एकनम 24 और 24 एकनम 24 बचा 4, 48 और 24 दूनी 48, तो 12 आएगा। तो महत्तम समापवर्तक हमारा निकल गया 12। तो आंसर आ जाएगा डी 12, ये डी है, दिया है आंसर यहाँ 12 दिया हुआ है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, छठा क्वेश्चन। संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग है, ये 2022 में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम 144 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, फिर अभाज्य गुणनखंड जो अलग अलग आए होंगे उनकी घात कर देंगे और घातों को फिर जोड़ देंगे, तो आंसर निकल जाएगा। तो 144 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, फिर 2 तिहाई 6 और 2 छक्के 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकनम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे तो 2 नवा 18, फिर 3 से काटेंगे तो 3 त्रिक्का 9, फिर 3 से काटेंगे 3 एकनम 3। तो ये हमारा जो है अभाज्य गुणनखंड निकल आया है। अब इसको हम जो है देखते हैं। 144 का 2 आया है 4 बार, लिख देंगे हम, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 3 आया है 2 बार, 3 गुणे 3, तो 2 पे 4 घात गुणे 3 पे 2 घात, तो जो अभाज्य संख्या आई है उसकी घात लिख देंगे। अभी जो घात आया है 4 और 2, इसको जोड़ लेंगे, यही पूछा है क्वेश्चन में। अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग बराबर 4 + 2 बराबर 6, आंसर आ गया डी 6, जो कि ऊपर ये डी है, डी 6 आ गया ये। चलिए बच्चों आगे क्वेश्चन करते हैं हम लोग। निम्न में परिमेय संख्या है, निम्न में परिमेय संख्या है, ये 2019 में पूछा गया है। जैसे करली में 3, करली में 4, पाई और 2 + √5। तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि करली में 3, हम लोग जानते हैं करली में 3 एक अपरिमेय संख्या, करली में 3 क्या है,
अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या है। और कर्ली में 4, कर्ली में 4 है, इसका हम निकाल सकते हैं। इसका जो है जब वर्गमूल कर देंगे तो जो है ये आएगा, निकाल के ये 2 आ जाएगा, कर्ली में 4 का 2 आ जाएगा, जो कि एक परिमेय संख्या है। तो यही एक परिमेय संख्या है हमारी। अब पाई अपरिमेय संख्या होती है, इसके विषय में भी हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि पाई क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। इसके बारे में डिटेल में पढ़ना हो तो पिछला वीडियो आप लोग देखें, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या सब क्या है, पहले वीडियो में मैंने बताया है इस चैप्टर के। और ये भी अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि 2 जो है यहाँ पे परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, और कर्ली में 5 जो है अपरिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या जोड़ते हैं तो अपरिमेय संख्या मिलती है हमको, तो इसलिए ये भी अपरिमेय है। तो परिमेय संख्या कौन सी हुई हमारी, कर्ली में 4, ये हमारी परिमेय संख्या होगी। तो बच्चों आगे देखते हैं हमको यह हमने हल्के से नोट्स बना करके लिख दिया है आप लोगों के लिए कि कैसे क्या होगा। तो इसका उत्तर बी, कर्ली में 4, यही जो है सही है। तो जो कि 2 के बराबर होगा, एक परिमेय संख्या है, इसलिए यही सही है। तो देख लेते हैं कि अगर परिमेय संख्या है तो p बाई क्यू के रूप में इसको लिखा जा सकता है, जहाँ p q जो है पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है, वह HCF जो है p q का 1 है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 2/1 p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। और q जो है यहाँ पे देखिए 0 नहीं है, q 1 है, यहाँ पे 0 बराबर नहीं है, यह HCF 1 आएगा। 2 और 1 का जाहिर सी बात है 1 ही आएगा, 1 ही जो है दोनों में कॉमन होगा, तो 1 ही आएगा। और अपरिमेय संख्या क्या होती है, जब कर्ली में अभाज्य संख्या लिख दी जाती है तो वो अपरिमेय संख्या सीधे सीधे हो जाती है, इसको ध्यान में रखना है। तो देखते हैं यहाँ कर्ली में 3 और पाई जो है अपरिमेय है, वो हम देख लिए हैं, पीछे ही बता दिए हैं। और 2 प्लस कर्ली में 5 परिमेय, 2 परिमेय है और कर्ली में 5 अपरिमेय है, तो अपरिमेय संख्या मिली। तो इसलिए कर्ली में 4 हमारा सही है, परिमेय संख्या है। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी। तो शांत दशमलव प्रसार हमने बताया था, पहले हम आप लोगों को बता चुके हैं इसके बारे में कि शांत दशमलव प्रसार होता कैसे है। यहाँ पे हम फिर से आपको नोट में बता दे रहे हैं कि शांत दशमलव प्रसार जब q जो p बाई क्यू के रूप में होगा, तो जो q होगा उसका हर होगा, उसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो 2 पे पावर n और गुणे 5 पे पावर m के बराबर होगा। यहाँ m और n जो है पूर्ण संख्या है, और q के अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 आए या 5 आए या 2 और 5 दोनों आए तभी वो शांत दशमलव प्रसार होगा। तो इसको देखते हैं हम लोग, जो 31,000, इसमें सबको कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, देख लेंगे, ये भी। तो इसको करेंगे तो ये कट जाएगा 7 से, तो 11 बार में जाएगा। इसको करेंगे 7 त्रिक 21, 30 बार में जाएगा। 30 का करेंगे, 30 का जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 1 2, 2 पंचे 10, तो आएगा 3 पचे 15, 5 1 5। यहाँ देखते हैं कि 2 और 5 तो है लेकिन 3 भी है। हाँ, इसी तरह से इसमें देखते हैं, इसमें 2 है, 5 तो है लेकिन 7 भी है अभाज्य गुणनखंड में, इसलिए ये भी नहीं होगा शांत दशमलव प्रसार। और इसमें तो 17 ही है सिर्फ, तो ये भी जो है ये भी आपका शांत दशमलव प्रसार नहीं होगा। तो बचा ये 31,125, ठीक है। तो इसका हम अभाज्य
इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 5 से करेंगे, इसको भाग देंगे तो 5 छक्के 30, बचा 1 12, 5 दूनी 10, बचा 2 25 और 50 25। तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और 50 में 25। फिर 5 से करेंगे, 5 दूनी 10 और 50 में 25। फिर 5 से करेंगे, 50 में 25 और 5 एकम 5। ये आ जाएगा। तो इसका आएगा 31,125 का आएगा 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 5 बार। ठीक है, 5 पे 5 घात। चूँकि हर का अभाज्य गुणनखंड 5 पे 5 घात के रूप का है। ठीक है, अतः यह जो है शांत दशमलव प्रसार है। अब इसका आंसर ये आ जाएगा 13/3125। अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी 2019। इसी तरह का क्वेश्चन ये ऊपर वाला था और इसी तरह का इसमें भी पूछा गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं, इसलिए आप इसको ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए इसको। तो हम लोग आगे देखते हैं, इसमें सवाल लगा करके हल करके। छः 625 सभी को लेकर के, सभी का हल लेकर के हम चेक कर लेंगे, लेकिन इसमें 625 है जो शांत दशमलव प्रसार है, इसलिए इसको लेके हम चल रहे हैं। तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और 50 में 25। तो 5 दूनी 10 और 50 में 25 और 50 में 25, 5 एकम 5। तो 625 का आएगा 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी 5 पे 4 घात। चूँकि हर का अभाज्य गुणनखंड 5 पे 4 घात के रूप का है, अतः यह जो है शांत दशमलव प्रसार होगा। पीछे हम बता भी चुके हैं। तो सी सही होगा, 227/625, यही आंसर सही होगा। आगे देखते हैं बच्चों हम लोग। शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी 2019 में ही पूछा गया है। खाली इसके डिजिट बदल दिए गए हैं जगह जगह, बाकी सब वही है क्वेश्चन। तो कई सेट में, तो अलग अलग सेट में 2019 में पूछे गए हैं ये। तो इसका हम ये वाला लेके चलते हैं, सभी लेकर के देख लेंगे। और ये वाले में शांत दशमलव प्रसार आ रहा है, इसलिए इसको हम लेके दिखाते हैं आपको। तो 3125 है। 5 से करेंगे, 5 छंग 30 और 5 दूनी 10 और 50 में 25। फिर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 50 में 25। फिर 5 से करेंगे, 5 दूनी 10, 50 में 25, 5 50 में 25 आ जाएगा और 5 एकम 5। तो इसका अभाज्य गुणनखंड हमारा निकल जाएगा 3125 का 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 बार, 5 पे 5 घात। तो चूँकि हर जो है, हर का अभाज्य गुणनखंड 5 पे 5 घात के रूप का है, अतः जो है यह शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, तो आंसर हमारा 13/3125 सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम लोग। ये भी देखिए शांत दशमलव वाला ही प्रश्न है, तो इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। ये 2022 में पूछा गया है। 11वां क्वेश्चन, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए दिखाइए कि परिमेय संख्या 1351/1250 शांत दशमलव है। 2022 में पूछा गया है। इस तरह का प्रश्न हम लोग प्रश्नावली में कर चुके हैं, वहाँ से आप देख लीजिए, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ भी हम समझा दे रहे हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर। देखिए 1250, इसको हम 2 से भाग लगाएंगे, तो 2 छक्के 12, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। 5 से करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 50 में 25। फिर 5 से करेंगे, 5 दूनी 10, 50 में 25। फिर 5 से करेंगे, 50 में 25। फिर 5 से करेंगे, 5 एकम 5। इस तरह से कट जाएगा। तो 1250 का निकलेगा 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। तो 2 गुणे 5 पे 4 घात। चूँकि हर का अभाज्य गुणनखंड जो है 2 गुणे 5 पे 4 घात के रूप का है, अतः यह जो है शांत दशमलव प्रसार है। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है होगी इसमें।
देखिए यदि ये भी आपका वही है दशमलव प्रसार वाला, तो ये सब प्रश्नावली में देख लीजिए आप, पीछे जो है वीडियो बनाए जा चुके हैं। यदि 241 बटे 4000 बराबर 241 बटे 2 पे m पावर गुणे 5 पे n पावर, तो m और n का मान ज्ञात कीजिए, जहाँ m और n ऋणेतर पूर्णांक है। भाग की प्रक्रिया किए बिना इसका दशमलव प्रसार भी लिखिए, 2020 में पूछा गया है। देखिए तो ये सब क्वेश्चनों को पूछने बार बार रिपीट कर सकता है, तो बहुत ध्यान से इसको पढ़िए बच्चों। 4000 का हम गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4 और 3 जीरो आ जाएगा, फिर 2 कनम 2 3 जीरो आगे लग जाएगा, फिर 2 पंचे 10 2 जीरो आगे लग जाएगा, फिर 2 दूनी 4 और ये बचा 1 10, फिर इसके बाद ये आ जाएगा 10 हो जाएगा, और ये आ जाएगा यहाँ पे, 1 मिनट बच्चों, ये आ जाएगा यहाँ 2 दूनी 4 और 1 10, 2 पंचे 10 और फिर 0 2 जीरो जा 0, फिर 2 से जाएगा 2 1 कनम 2 2 दूनी 4 2 पंचे 10, फिर 5 से जाएगा 5 दूनी 10 50 25, 5 से जाएगा 50 25 और 5 कनम 5, 4000 का आ जाएगा। ये देखिए 2 1 2 3 4 5, 5 जो है 2 आएगा, और 5 जो है 3 बार आएगा ये, तो बराबर 2 पे 5 घात गुणे 5 पे 3 घात, तो ये बराबर हो जाएगा 2 पे m घात गुणे 5 पे n घात के बराबर है। चूँकि ऊपर क्वेश्चन में दिया ही है, ये क्वेश्चन में ऊपर दिया है कि ये जो 4000 है ये 2 पे m घात गुणे 5 पे n घात के बराबर है, तो वही हम यहाँ पे कर दिए। इसका जो गुणनखंड है 2 पे m घात गुणे n 5 पे n घात के बराबर है, तो यहाँ पे मिलाएंगे तो 2 पे m जो है m 2 पे 5 के बराबर है, तो m बराबर 5 हो गया यहाँ पे, इसी तरह से n बराबर यहाँ पे 3 हो गया, घात देख लीजिए ऊपर। तो इसलिए बच्चों ये आएगा, इसलिए चूँकि जो है हर का अभाज्य गुणनखंड, ये तो वैल्यू निकल गई, यम एन की पूछा था, अब हमको ये निकालना है कि ये दशमलव प्रसार किसका है, तो 2 पे 5 घात और गुणे 5 पे 3 घात के रूप का है, अतः यह जो है शांत दशमलव प्रसार है। इसमें देखते हैं, यही क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए इसको जो है हम लोग अगला देखते हैं हम लोग। जो बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या शांत आवर्ती है। अब देखिए ये भी क्वेश्चन इसी चैप्टर से इसी जो है प्रश्नावली से रिलेटेड है, पीछे जैसा बताया जा चुका है, तो इसको बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिए बच्चों। इसमें कई दिया है, पहला दिया है, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये 2010 में, 13 में, 14 में और 18 में 4 साल पूछा गया है ये। इसको बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिए, फिर से पूछे जाने की संभावना है। तो पहला हम देखते हैं इसको और करते हैं इसको। 18 का हम लोग करते हैं, क्या है 18 दिया है तो इसमें होगा बच्चों ये 8 दिया हुआ है, इसलिए ये 18 नहीं होगा, 8 होगा। यहाँ हम लगा के दिखा दे रहे हैं आपको, गलती हो गया है। 2 का यहाँ निकालेंगे, 2 से 8 को, तो 2 चौके 8 और फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एक नम 2, तो इसका गुणनखंड ये आएगा। तो यहाँ पे बच्चों हो जाएगा 8 का गुणनखंड आएगा 2 गुणे
2 गुणे 2। तो हम देखते हैं कि 2 पे 3 घात के रूप का है, तो चूँकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पे 3 घात, यहाँ पे लिख देंगे कि 2 पे 3 घात का है। यहाँ लिखेंगे 2 पे 3 घात का है, फिर से लिख देंगे बच्चों, ये यहाँ थोड़ा गलत हो गया है। तो चूँकि ये 2 पे 3 घात का है, अतः यह जो है शांत दशमलव प्रसार है। ये शांत दशमलव प्रसार है, क्योंकि ये 8 का लेकर के हम चलेंगे। ठीक, तो ये 18 नहीं होगा, ये 8 हो जाएगा, जो कि अभी हम लगा के आपको दिखाए थे। अब देखेंगे बच्चों, अगला देखेंगे क्वेश्चन। अगला दे ही दिया है नीचे कि 2 पे हर दे दिया है 2 पे 3 घात और 5 पे 2 घात। चूँकि हर जो है का अभाज्य गुणनखंड 2 पे 3 घात और 5 पे 2 घात के रूप का है, अतः यह जो है शांत दशमलव प्रसार है, क्योंकि 2 और 5 होना चाहिए, इसी के घात के रूप में होना चाहिए शांत दशमलव प्रसार होने के लिए। और तीसरा देखते हैं बच्चों कि 2 पे 2 घात और 5 पे 7 घात और 7 पे 5 घात है। ये 2 और 5 ये तो सही है, लेकिन दिक्कत पैदा कर रहा है 7 पे 5 घात। अगर ये ना होता तो ये शांत दशमलव प्रसार हो जाता, लेकिन 7 पे 5 घात है, इसलिए हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पे m घात 5 पे n घात के रूप का नहीं है, अतः यह अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। अगला देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट। 77/210, तो इसको 11 से काट देंगे, 7 से काट देंगे, 7 एकनम 7, 7 एकनम 7, और इसको भी 7 से काट देंगे बच्चों, 7 त्रिक 21 और 7 जीरो जा 0, तो 11/30 आ जाएगा। तो 30 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 एकनम 2, 2 पंचे 10, 3 से काटेंगे, 3 पचे 15 और 5 से काटेंगे, 5 एकनम 5, तो 30 का अभाज्य गुणनखंड निकल जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5। तो चूँकि हर का अभाज्य गुणनखंड अगर 2 और 5 और 2 होता तो शांत दशमलव प्रसार हो जाता, लेकिन इसमें 3 भी है। गुणनखंड 2 पे m घात और 5 पे n घात के रूप का नहीं है, अतः यह अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। तो बच्चों 14वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी देखिए। यह आ जाएगा, यदि 1261 तथा 1067 का HCF 97 है, तो इनका LCM जो है ज्ञात कीजिए। HCF दे दिया है और 2 संख्याएं दे दिया है, और LCM निकालने की बात कर रहा है। तो हम जानते हैं कि पहले से प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर HCF गुणे LCM होता है। तो प्रथम संख्या 1261 है, गुणे द्वितीय संख्या 1067 है, तो HCF जो है बराबर 97 दिया है, तो LCM जो है इसका हम निकालेंगे यहाँ पे। तो LCM बराबर हो जाएगा, हम ये संख्याएं इधर ही रहने देंगे, जो 97 का यहाँ पे गुणा है तो इसके नीचे आ जाएगा, भाग लग जाएगा इसमें, तो ये भाग लगेगा तो 97 एकन्नम 97, और इसके जो है 13 बार में कट जाएगा। यहाँ पे भाग दे करके हमने दिखाया है आपको, 97 एकन्नम 97 बचा 2, 12 यहाँ 16 में से 7 गए 9 और 11 में से 9 गए 2, तो 29 एक उतर जाएगा ऊपर से, यानी 291, तो 97 तिया 291, तो कट जाएगा पूरा जो है। तो बच्चों ये चला जाएगा 13 बार में, तो 13 गुणे 1067, यहाँ गुणा कर लेंगे 13 और 1067, तो आएगा बच्चों 13,871 LCM आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों निकाल लेंगे इसको हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको आप लोग कई बार रिवाइज करिए, इस तरह के क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाएंगे।
15वां क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि कर्ली में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये 2022 में पूछा गया है। तो प्रश्नावली में इसको भी हम बता चुके हैं। वहाँ और भी तमाम क्वेश्चन इसी तरह के हैं, वहाँ आप उस वीडियो को देख लें। माना कर्ली में 2 एक परिमेय संख्या है। जब भी कोई अपरिमेय संख्या इस तरह से लिखी जाती है कि ये अपरिमेय संख्या है, इसका उल्टा मान लिया जाता है। मान लेते हैं कर्ली में 2 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या होगी तो परिमेय संख्या की जो शर्तें होंगी वो पूरी करेगी। तो कर्ली में 2/1 बराबर P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ Q 0 बराबर नहीं है और PQ पूर्णांक है। तो HCF PQ का एक है। अब देखते हैं, ये जो लिखे हैं कर्ली में 2/1 बराबर P/Q, इसको इम्प्लाइज दैट करके ऐसे लिख सकते हैं, Q का अंडर रूट कर्ली में 2 से गुणा कर देंगे तो कर्ली में 2Q आ जाएगा, और P में 1 से गुणा करेंगे तो P आ जाएगा। तो P बराबर कर्ली में 2Q। दोनों तरफ का वर्ग करने पे दोनों तरफ का हम वर्ग कर देंगे। तो दोनों तरफ का वर्ग करेंगे तो इधर करेंगे तो P² बन जाएगा, और इधर करेंगे तो कर्ली में 2 से गुणा हो जाएगा, यानी 2 आ जाएगा और Q² आ जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। चूँकि यहाँ पे P² ये 2 से विभाजित है, क्योंकि 2Q² के है तो जाहिर सी बात है 2 से ये विभाजित होकर के Q² मिल जाएगा हमको जब विभाजित करेंगे P को। तो इसलिए P² 2 से विभाजित है। तो आगे देखते हैं बच्चों हम लोग। इसलिए P भी 2 से विभाजित होगा। जब P² 2 से विभाजित होगा तो P भी हो जाएगा 2 से विभाजित। अगर 2 से P विभाजित है तो P को हम 2R के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि 2 से जब विभाजित करेंगे जो कुछ आएगा विभाजित करने पे, तो इसीलिए इसको हम 2R के रूप में लिख सकते हैं। दोनों तरफ का वर्ग करने पे, अब इधर का वर्ग करने पे इधर P² हो जाएगा, इधर करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और R² हो जाएगा। तो समीकरण नंबर 1 से, जो ऊपर समीकरण नंबर 1 हम ले चुके हैं, ये इस समीकरण नंबर 1 से, क्या 1 से P² बराबर 2Q² का मान रखने पे, चूँकि हम P के लिए तो निकाल चुके हैं, अब हमको Q के लिए निकालना है, इसलिए P की ज़रूरत है नहीं। तो P² के स्थान पे हमें 2Q² हम रख देंगे। तो यहाँ आ जाएगा 2Q² बराबर 4R²। तो Q बराबर, यहाँ Q रहने देंगे और 2 को इसके नीचे ला देंगे, इधर ला देंगे, 4/2 R²। तो 2 से काट देंगे, इसको 2 से काट देंगे हम। तो आएगा बच्चों 2 एक 2, 2 दूनी 4, यानी 2R²। Q² बराबर 2R²। तो चूँकि Q² 2 से विभाजित है, इसलिए Q भी 2 से विभाजित होगा। तो चूँकि देख रहे हैं कि P व Q दोनों 2 से विभाजित है, इसलिए HCF PQ का बराबर 2 आएगा, और न कि जो है 1 आना 1 चाहिए, तब तो वो परिमेय संख्या होगी। तो आया है 2, इसलिए 1 के बराबर नहीं है। अतः हमारी जो अवधारणा है वो गलत है, इसलिए कर्ली में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अगला देखते हैं बच्चों हम लोग। देखिए, दर्शाइए कि 3 कर्ली में 2 एक अपरिमेय संख्या है। 2021 में पूछा गया है। अब इसको भी करने के लिए अपरिमेय संख्या दिया है तो इसको उल्टा मान लेंगे, माना 3 कर्ली में 2 एक परिमेय संख्या है। तो बच्चों देखते हैं आगे कैसे लगेगा। इसको करने से पहले कुछ नोट है जो कि आप लोग देख लीजिए, जो आप लोगों के लिए लाभदायक होगा। ये परिमेय प्लस माइनस परिमेय को परिमेय में जोड़ें या घटाएं तो परिमेय मिलता है। परिमेय संख्या में जोड़ें या घटाएं परिमेय संख्या को तो अपरिमेय संख्या मिलेगी। परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को गुणा करें तो अपरिमेय संख्या मिलेगी। परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग लगाएं तो अपरिमेय संख्या मिलेगी। तो बच्चों आगे देखते हैं। जब हमने माना है कि 3 कर्ली में 2 एक परिमेय संख्या है,
तो ये जो है परिमेय संख्या की कंडीशन या शर्तों को मानेगा। तो 3 करली में 2 बराबर पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ क्यू 0 बराबर नहीं है, वह पी क्यू पूर्णांक है। तो एचसीएफ पी क्यू का एचसीएफ 1 होगा। तो यहाँ हम करली वाला हिस्सा यहाँ रखते हैं इधर, बाकी सबको बराबर के उस तरफ भेज देते हैं। तो करली में 2 बराबर पी बटे 3 क्यू, ये जब यहाँ 3 का गुणा है तो इधर जाएगा तो 3 का भाग लग जाएगा, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। चूँकि पी बटे 3 क्यू एक परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, ठीक है, तथा हम जानते हैं कि करली में 2 एक अपरिमेय संख्या है, ये भी हम जानते हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, जो कि समीकरण नंबर 1 कह रहा है, तो ये गलत है। अतः समीकरण नंबर 1 से करली में 2 बराबर नहीं होगा पी बटे 3 क्यू के, अतः हमारी मानी गई अवधारणा गलत है। इसलिए 3 करली में 2 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों आगे हम लोग देखते हैं, इसको खूब ध्यान से पढ़ लीजिएगा बच्चों। सिद्ध कीजिए कि 3 करली में 2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए अपरिमेय संख्या के काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो 2020 में पूछा गया है, कई साल जो है पूछे गए हैं सब लगातार, तो इसको बहुत बढ़िया से देख लीजिएगा। माना 3 प्लस करली में 2 एक परिमेय संख्या है, उल्टा मान लेते हैं हमेशा, एक परिमेय संख्या दिया है तो इसको मान लेते हैं कि 3 प्लस करली में 2 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या की शर्तों को भी पूरा करेगा। तो 3 प्लस करली में 2 पी बटे क्यू के रूप में हो जाएगा बराबर पी बटे क्यू, जहाँ क्यू 0 के बराबर नहीं है, तो वह पी और क्यू पूर्णांक है, और यह सी एफ जो है पी क्यू का 1 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि ये इतना बटे 1 है, तो इसको जो है हम ऐसे न लिख करके हम इसको इसी तरह कर देते हैं कि करली वाला हिस्सा यहाँ रख देते हैं, हम करली वाला हिस्सा यहीं छोड़ देते हैं, बाकी जितनी चीज़ें हैं इधर इसको बराबर के उस तरफ ले जाते हैं। तो करली में 2 बराबर पी बटे क्यू -3, क्योंकि यहाँ +3 है तो इधर जाएगा -3 हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा ये। अब बच्चों इसको हम देखते हैं। तो चूँकि यहाँ देखिए पी बटे क्यू -3 एक परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या, क्योंकि पी बटे क्यू तो पहले से ही परिमेय संख्या है, इसमें से 3 घटा दिए तो भी ये परिमेय संख्या ही बनेगी। तथा हम जानते हैं कि करली में 2 एक अपरिमेय संख्या, पहले से हमको जानकारी है इसकी। अतः समीकरण नंबर जो 1 है ये कह रहा है कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, ये कैसे संभव है? संभव ही नहीं है। इसलिए हम लिख देंगे समीकरण नंबर 1 से करली में 2 पी बटे क्यू -3 के बराबर नहीं है, अतः हमारी मानी गई अवधारणा गलत है। इसलिए 3 प्लस करली में 2 एक अपरिमेय संख्या है। अब बच्चों 18वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें है कि सिद्ध कीजिए कि 5 प्लस करली में 3 एक अपरिमेय संख्या। देखिए फिर अपरिमेय संख्या का ही क्वेश्चन फिर पूछ दिया, 2019 में पूछ रहा है, तो बहुत ढेर सारे क्वेश्चन इसमें से पूछे गए हैं, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखिए बच्चों। और है कुछ नहीं, सब एक जैसा है, तो इसलिए ध्यान से देखिए और इसको करिए। जब भी अपरिमेय संख्या पूछेगा तो हम इसका उल्टा मान लेंगे। माना 5 प्लस 3 करली में 3 एक परिमेय संख्या है, उल्टा मान लिया, तो 5 प्लस करली में 3 बराबर पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है इसको, जहाँ क्यू जो है 0 के बराबर नहीं होगा, वह पी क्यू पूर्णांक है, और यह सी एफ पी क्यू का 1 होगा। तो बच्चों आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखेंगे तो करली में 3 बराबर पी बटे क्यू -5, क्योंकि यहाँ +5 था तो हम बराबर की इधर ले गए तो -5 हो गया, समीकरण नंबर 1। चूँकि हम देखते हैं यहाँ पी बटे क्यू जो है एक परिमेय संख्या है, अब इसमें से 5 घटा देंगे तब भी परिमेय ही रहेगा, तो ये पी बटे क्यू -5 एक परिमेय संख्या है। तथा हम जानते हैं कि करली में 3 एक अपरिमेय संख्या, पहले से हम लोग सिद्ध कर चुके हैं, जानते हैं इसको अपरिमेय संख्या है। अतः समीकरण नंबर 1 से इससे करली में 3 जो है, चूँकि ये अपरिमेय संख्या ये परिमेय संख्या दोनों बराबर नहीं हो सकती है, तो करली में 3
P/Q -5 के बराबर नहीं होगा। अतः हमारी मानी गई अवधारणा गलत है। इसलिए 5 प्लस करली में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों ये 18 क्वेश्चन थे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। इसको ज़रूर से ज़रूर आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसमें से फंसने के चांस बहुत ज़्यादा हैं क्वेश्चन के, क्योंकि कई बार पूछा गया है। तो इस बार भी हो सकता है कि पूछ दे। मात्र जो है 3-4 नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। तो इनको आप ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। इनसे क्वेश्चन फंस सकते हैं, तो आपका 3-4 नंबर कम से कम बन जाएगा इससे। तो बच्चों, अगर आपको मेरे पढ़ाने से कुछ भी फ़ायदा हो रहा है, लग रहा है कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक, और सब्सक्राइब करें। इसी तरीके से मैं आपको पर डे वीडियो जो है मैथ पे लाता रहूँगा, और कोशिश करूँगा जब कि 16 फरवरी तक, जब हमारा जो एग्ज़ाम शुरू हो जा रहा है आपका क्लास 10 का, उससे पहले काफ़ी वीडियो में बना दूंगा इस पे जो है, और आसान एकदम तरीके से आपको समझाऊंगा। तो बच्चों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।